नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, आपका मैथ्स मेंटर। दोस्तों, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के स्टार्ट किया है, उस एग्जाम के प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए आज का सेशन भी आपको उसी एग्जाम में और जो क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं या जो मेथड आ सकती है उसके रिलेटेड प्रैक्टिस कराने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हर छोटी से छोटी चीज़ को आप नोट डाउन करते जाओगे। जो चीज़ लिखी नहीं गई लेकिन बोली गई उसको आप ज़्यादा लिखोगे, ज़्यादा समझोगे और उसको यूज टू होने की ट्राई करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर। कोई एक फंक्शन है वो n टू z पे डिफाइंड है। ठीक है, कैसा डिफाइंड है, तो f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस वन बाई टू वैन n इज ऑड एंड माइनस n बाई टू वैन n इज इवन। ठीक है, अब हमें एक बेसिक कंसेप्ट पता होता है क्या, कि ओड नंबर में अगर कोई बंदा 1 ऐड कर ले या तो 1 माइनस कर ले तो वो बनता है इवन। ठीक है, हम दूसरी भी चीज जानते हैं कि इवन का अगर कोई बंदा आधा कर दे तो वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। कैसे जानते हैं, 3 + 1 4, 3 - 1 2, both 2 and 4 आर इवन, एज वेल एज 4/2, सो आंसर इज 2, एंड 6/2 आंसर इज 3। तो ये कंसेप्ट मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो सारे स्टूडेंट को पता होना जरूरी है। दूसरी चीज, जब कोई बंदा इसके ऑप्शन को चेक कर रहा है ना, तो ऑप्शन में 1 1 ऑन 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें 1 1 का मतलब पता होना चाहिए। 1 1 किसे कहा जाता है, तो 1 1 का मतलब यह होता है कि एक आंसर 2 क्वेश्चन के नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात है। और ऑन 2 का क्या मतलब होता है, सारे आंसर के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमीन आप बोल सकते हो ऑन 2 के लिए सिंपली। ठीक है, तो यहां पे अब इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने n को ओड लिया तो ओड -1 क्या हुआ, इवन। इवन का आधा सब कुछ बनाया, मतलब यहां से इवन का आधा मतलब अपना आंसर इवन भी आ रहा है, ओड भी आ रहा है और आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से अपने को पॉजिटिव, इवन एज वेल एज ओड सारे नंबर इस यहां से मिल जाएंगे। वैसे ही अगर मैंने n को इवन लिया तो इवन का आधा, इसने भी पॉजिटिव आगे लगा है माइनस, तो इसने सारे नेगेटिव इवन ओड बनाए। यहां से क्या बना, नेगेटिव इवन ओड। सिंपल सी बात है। तो मैंने फंक्शन को यहां पे एनालिसिस कर लिया है कि मैं कुछ भी लूंगा मेरे को सारे पॉजिटिव इवन ओड मिल जाएंगे और सारे नेगेटिव इवन ओड मिल जाएंगे। नंबर में तो 2 ही चीज होती है, या तो इवन होगा या तो ओड होगा, z के अंदर या तो n के अंदर की बात करें तो। अब हमें लेना था तो n में से, तो आंसर यहां से n बन गया और यहां से नेगेटिव इंटीजर्स बन गए, 0 भी बन ही रहा है। 0 कैसे बन रहा है, n के बदले 1 लो, 1 - 1 0/2, तो 0 बन रहा है। मतलब z का हर एक बंदा यहां पे आंसर के तौर पे आ रहा है। मतलब रेंज यहां पे z हुई और कोडोमेन भी क्या दिया है, z दिया है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब देखो, इवन और ओड अपने आप अंदर अंदर कोई रिपीट तो नहीं करेंगे, वैसे ये भी इवन ओड नेगेटिव में है, ये भी एक दूसरे के साथ तो रिपीट नहीं करेंगे। इवन इवन होता है, ओड ओड होता है, तो रिपीटेशन का सवाल ही नहीं है। और यहां से सारे पॉजिटिव निकले, यहां से सारे नेगेटिव निकले, तो मतलब कोई भी आंसर 2 क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं करने वाला है, अगर आप फील कर रहे हो जो मैं समझा रहा हूं। और अगर आपने ये फील कर लिया तो आपको पता चला कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। तो मतलब ये जो फंक्शन दिया है वो 1 1 भी पता चला और ऑन 2 भी पता चला, तो ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 1 1 बट नॉट ऑन 2, ऑन 2 बट नॉट 1 1, 1 1 एंड ऑन 2 बोथ। तो क्या आंसर आप टिक करोगे, ऑप्शन सी। तो इसके साथ दोस्तों आपका आज के सेशन का पहला क्वेश्चन यहां पे बेहतरीन वे से समझ में तो आया ही होगा, लेकिन मजा भी आई होगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग तो क्या है कि n1 इज नॉट इक्वल टू n2 से गिनते हैं, जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, विजुअलिटी पावर है, तो आप फास्ट इस वे से आंसर जरूर ला सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट z1 एंड z2 बी 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पे एक इक्वेशन दिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो वो दिया है z² + az + b इज इक्वल टू 0। ये z का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। z हरगिज कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल है। इसके 2 रूट हैं, एक रूट है z1, एक रूट है z2। तो सम ऑफ रूट मतलब z1 + z2 माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब z1 × z2 c/a, मतलब कि ऐसा बचपन से जानते हैं हम, जानते हैं ना। क्या बोला है, फर्दर एज्यूम दैट वन ओरिजिन Z1 एंड Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही बात है भाई, ओरिजिन ये वाला Z1 और ये वाला Z2 ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन वाली थियरी में
इक्विलैटरल ट्राइंगल का कंसेप्ट हरगिज हर किसी टीचर ने डिस्कस जरूर किया होगा, लेकिन मान लो कि आपको नहीं पता है तो क्या करोगे? तो क्या क्वेश्चन स्किप करोगे? नहीं यार, ट्राई करेंगे, ट्राई एंड ट्राई यू विल गेट सक्सेस। तो ट्राई लगाते हैं, मान लो कि मुझे नहीं आता है, मेरे को तो आता है लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि नहीं आता है, तो ये एक ट्राइंगल ले रहा हूं जिसके वर्टाइसेस Z1 Z2 Z3 मैंने लिया। ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसा सोच लिया, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मैं जानता हूं कि ये एंगल जो है वो सारे कितने वाले होने वाले हैं, तो π/3 वाले होने वाले हैं। तो यहां से देखो ये जो वेक्टर है ये कैसे निकलता है? टर्मिनल माइनस ओरिजिन। वेक्टर का कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स में हम लगा सकते हैं, भाई बहन है। ये कैसे बना? तो ये इसको π/3 क्लॉकवाइज रोटेट करने से बना। इसको मतलब Z2 माइनस Z3 को π/3 एंटी क्लॉकवाइज, तो e⁻⁻⁰ रोटेट करने से बना। ये एक चीज हम लोगों ने देख ली। साथ में ही और सोच लेते हैं, ये जो वेक्टर है वो कैसे बना? तो इसको π/3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से बना। तो ये वाला वेक्टर मतलब Z1 माइनस Z2 कैसे बना? तो इसको मतलब कि Z3 माइनस Z2 को π/3 क्लॉकवाइज रोटेट करने से बना भाई, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब रोटेशन लगा दिया। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर वैसा मैंने सोचा तो ये Z1 इंटू Z1 मतलब Z1 स्क्वायर हुआ, ये हो गया माइनस Z1 Z2, ये हो गया माइनस Z1 Z3 और ये हो गया प्लस Z2 Z3। राइट हैंड साइड e⁻⁻x इंटू e⁻x मतलब e⁻0 मतलब वो ये तो 1 हो गया है। तो जस्ट हमें इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। ये है Z2 माइनस Z3, ये है Z3 माइनस Z2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, तो माइनस ऑफ होल स्क्वायर हमें तो आता है, ये क्या हो गया? Z2 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर। सिंपल। तो ये जो माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर है वो इधर आए, तो इधर ऑलरेडी Z1 स्क्वायर था, वो दोनों इधर आए, तो प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी प्लस में 2Z2 Z3 खड़ा है, ये उधर गया तो ये प्लस में Z1 Z2 हुआ, ये उधर गया तो प्लस में ये Z1 Z3 हुआ, और ये उधर गया तो माइनस, तो दो में से एक बार चला गया तो वो भी प्लस में Z2 Z3 हुआ। तो ये जो कंडीशन हम लोगों ने डेवलप की हर बार, हाँ नो डाउट अगर आप अटक गए हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसा गिनोगे, लेकिन चाहो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए आप याद रख सकते हो कि अगर Z1 Z2 Z3 वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर क्या होता है? तो होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। और अगर आपको ये चीज याद है, यहां पे बोला है कि O Z1 एंड Z2 फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन यू नो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहां पे 0 है, इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू Z1, ऐसा कुछ होगा। अब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर तो थोड़ा बहुत एल्जेब्रा तो आता है यार, इसको Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 बोल सकते थे, इज इक्वल टू यहाँ पे चल रहा है Z1 Z2। तो इन शॉर्ट Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 Z1 Z2। अब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू थी आपके पास, माइनस है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया? S स्क्वायर 3। Z1 Z2 भी था आपके पास B, तो आपने क्या देखा? आपने देखा S स्क्वायर इज इक्वल टू 3B कहाँ पे है? तो शायद से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपने इसके थ्रू आज सोल्व किया। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेट Z एंड ओमेगा टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स को वेक्टर और वेक्टर को कॉम्प्लेक्स मान के दोनों एक साथ कर सकते हो। यहां पे देखते हैं, इफ Z एंड ओमेगा टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, आपको दिया है मोड Z ओमेगा 1 है। बचपन से पता है मोड पानी जैसा होता है, तो ये मोड Z इंटू मोड ओमेगा हो गया 1। लेट अस अज्यूम मोड Z R। सो आपको यहां से मोड ओमेगा मिल गया 1/R। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको उसके मॉड्यूलस इंटू e⁻i थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि Z की जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा है, ऐसा मान रहा हूं, तो मैं चाहूं तो Z को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? R e⁻i थीटा। क्लियर सी बात है, ओके। अपने को यहां पे एक और चीज देके रखी है। क्या देके रखी है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। मतलब हर किसी ब्रांडेड मटेरियल में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा।
तो ये इधर गया तो यहां से आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा मिलती हुई दिखी, कितनी दिखी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई बाई टू, बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z को तो थीटा माना था उधर, तो ये हो गया थीटा माइनस पाई बाई टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। क्लियर? तो यहां से आप ओमेगा को भी लिख सकते हो, उसका मोड, ओमेगा का मोड कितना है, w बोलो, ओमेगा बोलो, जो बोलो, वो कितना है 1/r e रेस टू आई, डन। और यहां पे आर्ग्यूमेंट कितनी चल रही है, थीटा माइनस पाई बाई टू। क्लियर सी बात है? तो यहां पे आपको क्या पूछा, आपको पूछा है z बार ओमेगा, क्या पूछा है, z बार ओमेगा। तो अगर ये z है तो z बार क्या होगा, तो जस्ट आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाती है कॉन्जुगेट में, तो ये हो जाएगा r e रेस टू माइनस आई थीटा। तो z बार मैंने लिखा r e रेस टू माइनस आई थीटा, और ओमेगा या w जो भी आप इसको बोल रहे हो, ये है 1/r e रेस टू, यहां पे हो गया i, यहां पे थीटा माइनस पाई बाई टू। तो आपने देखा आर आर सही दो गए, यहां पे आपने देखा तो आपको मिला ई रेस टू माइनस आई थीटा प्लस आई थीटा माइनस आई पाई बाई टू, तो मतलब माइनस आई चलेगा ना, ई रेस टू माइनस आई पाई बाई टू पता है ना, कॉस माइनस पाई बाई टू प्लस आई साइन माइनस पाई बाई टू, कॉस माइनस पाई बाई टू हो गया 0, साइन माइनस पाई बाई टू हो गया -1, और बीच में आई था, तो वहां से भी आप समझ लो, जिस भी तरह से समझो। इस लेवल पे आने के बाद आपको इतना हरगिज पता होगा कि ई रेस टू माइनस आई पाई बाई टू कितना होता है, माइनस आई होता है, और आपके क्वेश्चन का भी आंसर यहां से मिल गया है माइनस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब आप बचपन में थे ना, तब आपको टीचर ने बताया होगा कि 1 प्लस आई अगर 1 माइनस आई ऐसा दिख जाए तो इसको आई बोल दिया करो, और अगर 1 माइनस आई और 1 प्लस आई दिख जाए तो इसको आप माइनस आई बोल दिया करो। रेशनलाइज करके आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन ये लगभग सारे स्टूडेंट के बचपन में ये चीज बताई गई होती है। और अगर आपके बचपन में भी ये चीज बताई गई है तो ये आपको दिया है आई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1। आपको ये भी पता है कि आई रेस टू 4n जो होता है ना, वो होता है 1। तो मतलब आप बोल सकते हो कि सर ये x जो है ना वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बस वैसा ही कुछ यहाँ पे पूछा है, तो x जो है ना वो क्या है, 4 का मल्टीपल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आ गया था। देखो, जब मैं पढ़ रहा था ना, तब मेरे टीचर ने बताया था कि अगर डिटरमिनेंट्स में एंटिक दिख जाए ना तो आंसर 0 टिक कर देना। यहाँ पे मुझे वो टीचर की याद आ रही है, यहाँ पे एंटिक दिख रहा है, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली 0 टिक कर सकता हूं। अगर किसी को प्रूफ में इंटरेस्ट है तो बोला है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, 3 वेक्टर कोप्लेनर है। आपको वेक्टर के अंदर एनसीईआरटी में ही सिखाया गया होगा कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 एंड बॉक्स प्रोडक्ट मींस डिटरमिनेंट्स वैल्यू। तो अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू मतलब 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर एंड 1c सी स्क्वायर, इसको तो 0 होना है। इनडायरेक्टली आपको देके रखा है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर लो। प्रॉपर्टी 5 क्या होता है, 2 में एज इट इज रख के तीसरे में पार्टीशन कर सकते हो। तो ये ए बी सी, ये आपका हो गया एस स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया 1 1 1 प्लस ये ए बी सी, ये हो गया जैसा था वैसा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया आपका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। एनसीईआरटी लेवल का इक्वेशन है। आपने क्या किया, आपने यहां से ए को कॉमन लिया, यहां से बी को कॉमन लिया, यहां से सी को कॉमन लिया, तो यही डिटरमिनेंट्स यहां पे प्लस ए बी सी की फॉर्म में ये 1 1 1 हो गया। उसको आपने इसके साथ इंटरचेंज किया तो यहां पे माइनस हो गया, और फिर उसको इसके साथ इंटरचेंज किया तो यहां पे प्लस हो गया। तो अल्टीमेट ये वाली चीज आपको यहां पे लिखनी है और ये वाली चीज आपको यहां पे लिखनी है, तो यहां पे आपका चला जाएगा 1 1 1। ये वाली चीज आपको यहां पे लिखनी है, तो यहां से ए चला गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये वाली चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, तो ये हो गया ए बी सी, और ऑलरेडी आपका यहाँ पे ए बी सी एस स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1 तो चल रहा था। ये देखो, ये वही डिटर्मिनेंट है, दोनों जगह सेम है, तो उतना आप कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, 1 प्लस ए बी सी, यहां से 1 यहां से प्लस ए बी सी और इंटू ये वाला मतलब ए बी सी एस स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। चाहो तो यहाँ पे ये 1 प्लस ए बी सी, यहाँ पे चाहो तो प्रॉपर लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका ए बी सी, ये एस स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 1 1 1। क्लियर? आपको क्या बोला है, आपको बोला ये 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर है। अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो आंसर 0 होता है, अगर नॉन कोप्लेनर होते हैं तो आंसर क्या आएगा, नॉन 0। मतलब कि यही चीज तो ये है ना। कैसे, तो सर इन दोनों का इंटरचेंज है, उन दोनों का इंटरचेंज है, तो 2 बार इंटरचेंज मतलब एज इट इज।
तो मतलब ये चीज नॉन जीरो है, ये तो फिक्स है। तो आपको पूछा क्या है, आपको बोला है कि ये डिटरमिनेंट जीरो है, मतलब ये जीरो है, मतलब ये जीरो है, मतलब ये जीरो है, मतलब ये क्या है, जीरो है। लेकिन ये नॉन जीरो है तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका सिंपल सा मतलब हुआ कि 1 प्लस एबीसी क्या है, जीरो है, तो उसका मतलब हुआ एबीसी कितना है, -1 है। तो आपका आंसर है एबीसी प्रोडक्ट एबीसी इक्वल टू व्हाट, -1। तो डिटरमिनेंट्स का एक बेहतर क्वेश्चन था। अगर नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स होता और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछते तो मैं अपने टीचर की बात जीरो के साथ जाता, लेकिन इस क्वेश्चन मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये, और आंसर क्या आप लाए, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। दिमाग में रखना, ऐसा क्वेश्चन आपकी आगे आने वाली एग्जाम में जरूर दिखेगा। मैं थियरी आपको बता देता हूं, पहले थियरी बता देता हूं। अगर आपको a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 दिख जाए और इसके सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिनना है, तो मतलब आपको सबसे पहले d गिनना है जो कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट होगा। मतलब यहाँ पे a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3 और यहाँ पे c1 c2 c3। फिर आप d1 गिनोगे, d2 गिनोगे और d3 गिनोगे। ये d1 d2 d3 सर क्या चीज है, तो d1 का मतलब फर्स्ट d के फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। सबसे पहले इक्वेशन इस फॉर्म में रखो कि वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, उसके बाद कांस्टेंट से फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करो तो ये हो गया d1 d2 d3। बाकी के दोनों एज इट इज रहने दो, b1 b2 b3 और यहाँ पे c1 c2 c3। सिमिलरली d2 क्या है, तो d के सेकेंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करो, तो पहला वाले को एज इट इज रखो, यहाँ पे लिख दो आप d1 d2 d3 और ये हो गया आपका c1 c2 c3। और d3 क्या है सर, तो d के थर्ड कॉलम को आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, तो पहला एज इट इज a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका d1 d2 d3। आपको ये चार डिटरमिनेंट्स गिनने के होते हैं। मेजर कहानी क्या होती है, तो ये जो d है ना वो दो रास्ता दिखा सकते हैं, या तो इसका आंसर नॉन जीरो आता होगा या तो इसका आंसर जीरो आता होगा। अगर d का आंसर नॉन जीरो आता है ना तो उसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो सॉल्यूशन होता है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू d1 बाई डी, जो आपने d1 गिना था, माइनस d2 बाई डी, आपने d2 गिना था, एंड d3 बाई डी, आपने d3 और d सब गिना था। इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो सॉल्यूशन पूछा होता है वो मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर d जीरो आया तो फिर आपको और ध्यान देना है किस पे, d1 d2 और d3 पे। अगर ये सब भी जीरो आए, मतलब कि चारों चार डिटरमिनेंट जीरो मिले, तो इसको बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब ढेर सारे सॉल्यूशन निकलने वाले हैं। और अगर एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 और d3 नॉट इक्वल टू जीरो, देन इसको नो सॉल्यूशन। तो ये कहानी आप दिमाग में लेके चलो, आएगी ही ऐसा मान के चलो, मतलब पूरे का पूरा चांस है एग्जाम के अंदर ये कहानी आने का। अगर आपने ये चीज मान के चलिए, आपको क्या बोला, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन है। देखो एक सॉल्यूशन मुझे 0 0 0 तो दिखा ही, यहाँ पे 0 0 0 0 हो गया, 0 0 0 0 हो गया, 0 0 0 0 हो गया। एक सॉल्यूशन 0 0 0 नजर के सामने दिख रहा है क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन दिया है। लेकिन बोला है कि इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन है, मतलब 0 0 0 के अलावा भी सॉल्यूशन है। लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो ये तीन ही टाइप आती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, या तो नो सॉल्यूशन आएगा। अब इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला है, मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही होगा। नॉन जीरो का मतलब एक जीरो है और एक और भी कुछ है, तो मतलब यूनिक नहीं हुआ, और दो तो दिख ही रहे हैं, यहाँ पे बोला ही है, तो मतलब नो सॉल्यूशन भी नहीं हुए। तो ये कौन सा केस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले केस में आपको पता है कि जो डी होता है उसको तो जीरो होना ही होता है। ये 1 1 1, यहाँ पे हो गया आपका 2a 3b 4c, यहाँ पे हो गया आपका a b c, इसको तो जीरो होना ही है। तो आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो, एकदम देसी वे से सोल्व कर सकते हो, चाहो तो दो जीरो बना के सोल्व कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। अब मैं तो एकदम देसी वे से सोल्व किया, तो ये 3bc माइनस 4bc, 3bc माइनस 4bc इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस 2 है, तो ये c माइनस b, ओके, यहाँ पे प्लस a, तो यहाँ पे 4c माइनस 3b, 4c माइनस 3b, ओके। तो यहाँ 3bc माइनस 4bc मतलब कितना हुआ, माइनस bc।
यहां पे -2ac, यहां पे +2ab, यहां पे +4ac और यहां पे -3ab। क्लियर? और इसको होना था 0, ये हो गया 0। यहां पे देख लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने से 4ac - 2ac तो कितना हुआ 2ac, 2ab - 3ab उधर गया तो जस्ट ab, और ये देखो इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ये उधर गया तो +bc। मैंने abc से डिवाइड कर लिया तो ये 2/b = 1/c + 1/a। तो मतलब यहां पे 1/a, 1/b और 1/c एपी में है, मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। 1/a, 1/b और 1/c एपी में है, तो उसका रेसिप्रोकल किस में होता है? एचपी में होता है। तो मतलब abc आपको क्या बोला? abc तो किस में है? ये एचपी में है। तो ये एक कुछ अच्छा क्वेश्चन था डिटरमिनेंट्स का। डिटरमिनेंट्स के अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अच्छा, मान लो कि इसके दो रूट हैं, एक है अल्फा और एक बीटा, तो सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इज इक्वल टू 1/α² + 1/β²। ऐसी कहानी आपको दे के रखी है। ये भी बेहतर क्वेश्चन हो गया। इसके रूट की बात हो रही है तो हमें पता ही होता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होने वाला है एंड अल्फा इंटू बीटा c/a होने वाला है। बस घुमाना है इसके अंदर। तो चलो घुमाते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको जरूरत आने पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बोल सकते हैं, और नीचे चल रहा है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास -b/a दिया था, ये हो गया b² -2 अल्फा बीटा c/a था, तो ये हो गया 2c/a अपॉन अल्फा बीटा c/a, तो उसका स्क्वायर तो c²/a²। सिंपल सी बात है। ये डाउन का डाउन अप गया तो यहाँ पे s² के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया b² - 2ac अपॉन c²। किसके इक्वल टू हुआ ये? तो ये हुआ -b/a के इक्वल टू। क्लियर है? तो ये यहाँ पे गया तो ये -bc² इज इक्वल टू, ये यहाँ गया तो ab² - 2s²c। सिंपल सी बात है। तो इसको इधर ले, इसको इधर लगे, तो ये 2s²c इज इक्वल टू ab² प्लस bc² चल रहा है। मैंने abc से इसको डिवाइड कर दिया। abc से अगर डिवाइड किया तो 2 यहाँ पे a बचा और नीचे बचा b इज इक्वल टू abc से डिवाइड किया तो यहाँ पे b बचा, नीचे बचा c। abc से डिवाइड किया तो यहाँ पे c बचा, नीचे बचा a। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ? तो b/c, a/b और c/a ये AP में है, क्योंकि मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट दिख रहा है। अपने को पूछा क्या था? अपने को a/c, b/a और c/b, इसका रेसिप्रोकल की बात हो रही है। तो इसका रेसिप्रोकल किस में होता है? AP का रेसिप्रोकल किस में होता है? HP में। तो आंसर क्या आएगा इसका? HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सोल्व किया है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके रियल सॉल्यूशन कितने होंगे? यहाँ पे जो x² दिया है ना, उसको मैं mod x का स्क्वायर बोलूंगा, तो हरगिज आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फैक्टराइज कर लिया, तो ये mod x - 2 चल रहा है और यहाँ पे ये mod x - 1 चल रहा है इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट आपका ये mod x 2 हो सकता था, या तो आपका mod x 1 हो सकता था। अगर mod x 2 है तो x आपका +or-2 हो सकता था, या तो x आपका +or-1 हो सकता था। एक बार खाली मन के भरम के लिए यहाँ पे +or-2 रख लो, तो ये हो गया 4 - 6 + 2 सही है। +or-1 रख लो तो 1 - 3 सही है। तो देयर आर टोटल हाउ मेनी सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन, तो रियल सॉल्यूशन इसके कितने निकले? तो आप बोलोगे सर 4। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। मान लो कि इसका एक रूट बीटा है और एक रूट अल्फा है, तो आपको बोला है कि अल्फा जो है वो बीटा का डबल है, ऐसा आपको बोला है। अच्छी बात है। हम इसके बारे में क्या जानते हैं? हमें a की वैल्यू पूछी है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि दोनों रूट का सम जो होता है ना, वो होता है -b/a। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपका ये 1 - 3 है बाय s² - 5a + 3 होगा। और दोनों रूट की जो प्रोडक्ट होती है ना अल्फा बीटा, वो होता है c/a, तो ये होना चाहिए था 2/s² - 5a + 3। लेकिन ये स्पेशल केस है, इसमें अब चाहो तो अल्फा को 2 बीटा बोल सकते हो। अगर आपने अल्फा को 2 बीटा बोला तो 2 बीटा प्लस बीटा इन 3 बीटा आपके पास है 1 - 3a/s² - 5a + 3।
और अल्फा को अगर आपने 2 बीटा बोला तो ये 2 बीटा, तो ये 2 इस 2 के साथ कट गया, तो आपके पास बी स्क्वायर है, कितना है 2/s² - 5a + 3। तो आपने क्या किया, आपने इधर स्क्वायर कर दिया। अगर आपने इधर स्क्वायर कर दिया तो ये 1 - 3 है अपॉन, यहाँ पे मिल गया आपको s² - 5a + 3, स्क्वायर किया है तो इसका स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो इधर हो गया 9b²। कितना हो गया 9b², तो वो 9 और b² ये रहा आपके पास 2/s² - 5a + 3, कुछ ऐसी कहानी चल रही है। तो एक बार तो ये कट गया, ठीक है, ये इधर गया, इधर स्क्वायर का स्प्रेड हुआ तो 1 - 6a + 9a² = 18 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 18a², 18 5 90a, 18 3 54, रॉन्ग ना हो तो सब एक साइड आए तो इन शॉर्ट ये आपका हो गया 9a², ये इधर आया तो -84a, इधर आया तो +53, सही है ना, = 0। तो यहां पे हमें 53 और 9, 53 और 9 के पार्टीशन चेक करने हैं, अगर कहीं पे मिस्टेक ना हुई हो तो ये 3, 18 3 54, ओके। मैं चाहूं तो ज्यादा, मेरे को मान लो कि नहीं कुछ करना है तो मैं ऑप्शन वेरीफाई कर लेता हूं। सबसे आसान 1/3 लग रहा है तो ये 1/9, ये 1 हो गया। यहां पे ये 3 से डिवाइड किया तो 3 2 6, 3 2 6, 2 4, 3 8 जा, तो ये -28 हो गया। ये 1 - 28 देखने जाओ तो 1 - 28 तो -27 + 53 0 नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है। -1/3 रख के देख लो तो ये तो 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो सब प्लस 0 नहीं होगा, तो इतना तो नहीं है। आप माइनस रखते हो तो ये सब प्लस हो जा रहे हैं, तो ये नहीं है हरगिज, ये हो सकते हैं, चेक करके देख लेते हैं। तो 9, ये 4/9, तो ये आपका 4 हो गया है। यहां पे आप देख लो तो ये -28 चल रहा था, -28 चल रहा था, राइट ना, 3 से डिवाइड किया तो 28 का डबल तो 56, ओके, और यहां पे 53, ओके। तो मतलब हम लोगों ने शायद से यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेटिव कुछ मिस्टेक की हुई लग रही है। देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो ये 1 - 3 है, बाई s² - 5a + 3, वो सही है। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो 2/s² - 5a + 3, वो भी सही है। एक रूट दूसरे का डबल है तो दोनों रूट का सम, तो मतलब 3 बीटा 1 - 3/s² - 5a + 3 सही है। दोनों रूट की प्रोडक्ट तो ये 2 बीटा इंटू बीटा, सो 2 बीटा स्क्वायर = इतना, तो बीटा स्क्वायर। अच्छा ये मिस्टेक की है, यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर तो 2 2 कट जाएंगे ना, तो ये आपका होना चाहिए था 1, ये आपका कितना होना चाहिए था 1। अगर ये आपका 1 है तो आपने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये 1 - 3a का स्क्वायर और s² - 5a + 3 का होल स्क्वायर = इधर आया 9 बीटा स्क्वायर, 9 और बीटा स्क्वायर आपका कुछ ऐसा है। तो एक एक बार यहाँ पे कट गए, एक एक बार जैसे ही यहाँ पे कटे तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर का स्प्रेड ये रहा 1 - 6a + 9a², और ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 9a²। ये एकदम आसान क्वेश्चन था, ये 45a + 27, 9a² कट गए। ये इधर आया तो ये 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 39a, ये 27 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 26, तो a = 26/39, तो इन शॉर्ट 2/3। तो आपका आंसर कितना था, वैसे भी एलिमिनेट करने के बाद जो बचा था वही आपका आंसर था, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे भी क्वेश्चन मतलब आते हैं, आए हुए हैं। ए आपको डिफाइंड है, s² आपको डिफाइंड है। आप जानते हो कि s² कैसे निकलता है, तो a × a से, मतलब यहाँ पे ABBA × ABBA, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है। ऐसा ऐसा तो ये हो गया आपका s² + b², ऐसा ऐसा तो ये हो गया आपका 2ab, ऐसा ऐसा तो ये हो गया आपका 2ab, ऐसा ऐसा तो ये हो गया आपका b² + s²। क्लियर। अब आपको बोला है कि नहीं भाई ये तो ये है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे, तो जब कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे, मतलब अल्फा आपको मिलना चाहिए था s² + b² और बीटा आपको मिलना चाहिए था 2ab। तो क्या ऐसा कहीं पे है क्या, अल्फा = s² + b² एंड बीटा = 2ab, ऑप्शन बी में है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टूडेंट इज टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन। कोई एक बंदा है जिसको 13 में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5। अब ये जो 13 क्वेश्चन है ना, वो दो हिस्सों में इनडायरेक्टली डिवाइड किए, एक 5 क्वेश्चन पहले और बाकी के 8।
उस बंदे को आंसर देना है 10 क्वेश्चन का, जिसमें से एटलीस्ट 4 यहां से होना चाहिए, ऐसी कुछ कंडीशन है। द नंबर ऑफ चूज, तो उसके पास ये चॉइस कितनी वे से हो सकती है, तो क्या करेगा, वो 5 में से 4 को चूज कर सकता है या तो 5 में से 5 को चूज करता है। अगर उसने 5 में से 4 को चूज किया होगा, उसको आंसर देने थे 10 को, तो बाकी के 6 क्वेश्चन कहां से चूज किए होंगे, 8 में से, या तो फिर मतलब प्लस अगर उसने 5 में से 5 को चूज किया होगा तो बाकी के 5 क्वेश्चन उसने कहां से किए होंगे, तो 8 में से 5 को। तो ये आपका आंसर है। जस्ट आप इसको सोल्व कर लो। 5C4 ऊपर नीचे 1 की गैप तो 5, 8C6 मतलब 8C2, 8 7 56 का आधा 28 प्लस यहाँ पे 5C5 ऊपर नीचे सेम, तो आंसर 1। 8C5 मतलब 8 के 3 स्टेप, 8 7 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 6 6 कट गए, 8 7 56, तो ये 28 इंटू 5 तो 14 इंटू 10 तो हो गया 140, और यहाँ पे हो गया 56, तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था 196। पीएनसी का इजी लेवल का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women कैन डाइन एट अ राउंड टेबल। आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करानी है, कितनों की, तो भाई मैन है 6, वुमेन कितनी है 5। इफ नो 2 women आर टू सिट टुगेदर, 2 वुमेन साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी में बहुत किए होंगे, मतलब अगर बेसिक लेवल के आरडी शर्मा वगैरह सोल्व किए हैं 11 के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एकदम लल्लू लगेंगे। क्यों लल्लू लगेंगे, तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट सर्कुलर अरेंजमेंट का पता होना चाहिए कि एन बंदों को अगर सर्कुलर अरेंज करना है तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट होता है n-1 फैक्टोरियल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिनको साथ साथ नहीं लाना है उनको बाद में बैठाना होता है। तो इसमें साथ साथ वुमेन को नहीं लाना है तो वुमेन को बाद में बैठाएंगे, तो पहले किसको बैठाएंगे, तो मैन को। मैन है कितने, 6 को सर्कुलर अरेंजमेंट कितने मेथड से बैठाया जाएगा, तो एक कम मतलब 5 फैक्टोरियल। मान लो कि 6 मैन बैठ गए, 2 3 4 5 6, तो उसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्लेसेस क्रिएट हुई। ये 6 प्लेसेस में 5 वुमेन को कितनी मेथड से बैठाया जा सकता है, तो 6b5। तो आपका आंसर रेडी है। आपका आंसर 6b5 क्या होता है, तो ये 5 फैक्टोरियल, ये होता है 6 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर रेडी था 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6b5 मतलब 6 के 5 स्टेप, 6 5 4 3 2, तो इसको आप 1 to 6 भी बोल सकते थे, देन 6 फैक्टोरियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मैं अपने टीचर को याद कर रहा हूं, एंटिक दिखते हैं डिटरमिनेंट्स, तो आंसर कितना आता है 0। ठीक है, अब ये 0, चलो ये तो मान लिया कि सर आपके टीचर ने बोला था, आप उनके मतलब एक अज्ञात स्टूडेंट है तो आप उनके मतलब रिस्पेक्ट करते हुए 0 टिक कर दिया, लेकिन सर हमारा क्या, हमारा 1 नंबर चला जाए तो, हाँ रॉन्ग हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होता है ना, तो क्या, तो कुछ नहीं यार, प्रूफ के साथ देख लो ना। डेल्टा इज इक्वल टू ऐसा दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, मतलब मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, इन शॉर्ट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इन शॉर्ट ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। ये प्रॉपर्टी कुछ जानते हो, इसका अगर सोल्व करोगे तो आप देख लो कि इसके आंसर में कहीं n नहीं दिख रहा है, तो मैं n मतलब इसका आंसर फ्री फ्रॉम n है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम n है, तो n को मैं 1 मान के चल रहा हूं। n को मैंने कितना माना 1। अगर n 1 है तो ये हुआ 1, ये हुआ ओमेगा, ये हुआ ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ ओमेगा, ये हुआ ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ 1, ये हुआ ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ 1, ये हुआ ओमेगा, सबको एक जगह इकट्ठा किया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो अपने आप में क्या होता है 0। तो मतलब कि इसकी डिटरमिनेंट्स की कोई जहां पे इकट्ठा किया था, जस्ट लाइक मैंने ये प्रोसेस की, R1 इंप्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 के सारे एलिमेंट 0 0 0 बन गए। और आपको पता है कि डिटरमिनेंट्स की कोई रो या कोई कॉलम 0 एलिमेंट से बनी हुई होती है, मतलब सब एलिमेंट 0 होते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है 0, देन आप 0, ऐसा भी सोच कर सकते थे। बाकी मेरी तरह अपने टीचर पर भरोसा रखो यार, ऑलवेज राइट जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इफ एनसीआर डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, पता ही होता है ये होता है, देन द एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बताओ भाई, आपको किसकी वैल्यू बना दी है, तो NCR प्लस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस ये 2 टाइम NCR, तो एक बार यहाँ NCR लिख दिया और एक बार यहाँ NCR लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो जादू नंबर 1 कॉम्बिनेशन का आपको पता है कि 2 कॉम्बिनेशन का सम अगर ऊपर सेम हो नीचे एडजस्टेंट हो, मतलब नीचे पड़ोसी हो, तो आंसर क्या आता है, ऊपर एक बढ़ जाता है, नीचे जो बड़ा होता है वो।
तो देखो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन का सम, ये भी 2 कॉम्बिनेशन का सम, ऊपर सेम नीचे पड़ोसी, तो इसका क्या आंसर आएगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर सेम नीचे पड़ोसी, तो ऊपर एक बढ़ गया और नीचे जो बड़ा हुआ वो अगेन, तो ऊपर एक बढ़ गया और नीचे जो बड़ा हुआ वो। तो आंसर क्या है, n+2CR+1। क्या आंसर है, n+2CR+1, जो कहां पे है, ऑप्शन बी में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। याद रख लेना, जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसके अंदर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। मतलब इसमें पूरा दमखम है एग्जाम के अंदर दिखने का, किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक का है, तो बाइनोमियल थ्योरम के टॉपिक का है। बाइनोमियल थ्योरम मतलब जस्ट वन फॉर्मूला, कौन सी, उसकी जनरल टर्म। आपको a प्लस बी रेस टू एन का एक्सपांसन पता होना चाहिए, ये होता है NCR a रेस टू n माइनस आर b रेस टू r। इसकी जो जनरल टर्म है वो होती है, क्या होती है, NCR a रेस टू n माइनस आर b रेस टू r। तो मान लो कि जो इंटीग्रल टर्म है इसकी वो कौन सी है, तो r+1 है, तो क्या होगा, तो n यहाँ जो है उससे एक कम, पहला जो है उसके रेस टू इन दोनों का डिफरेंस, तो 256 माइनस आर, वो रूट में था तो बाई 2, दूसरा जो है वो 18 रूट में है नीचे वाला। सिंपल सी बात। अब फॉर इंटीग्रल टर्म आपको पता है कि ये रेशनल इंडेक्स नहीं चलेंगे, मतलब r/8 जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए था। सिंपल सी बात। वैसे ही ये 256 माइनस r/2 है, वो क्या होना चाहिए, तो वो भी 0 1 2 3 इंटीग्रल टर्म ही बनेगी ना जब ये ऐसा होगा, बाकी तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में जाएगा। अगर ऐसा है तो आपका r क्या हो सकता था, तो आपका r मतलब 8 टाइम, तो 0 हो सकता था, 8 हो सकता था, 16 हो सकता था, 24 हो सकता था, ऐसा हो सकता था। कहां तक हो सकता था, तो आपको r की रेंज तो पता है कि वो 0 से 256 होगा, इसका मतलब तो आखिरी वाला 256 हो सकता था। 256 खुद 8 का मल्टीपल है, 128 का डबल 256, राइट। तो ये ऐसा हो सकता था। तो ऐसे कितने r मिलते हुए आपको दिखे, ऐसे कितने r आपको मिलते हुए दिखे, तो ये तो AP क्रिएट कर रहा है ना, तो AP की लास्ट टर्म कितनी है, 256 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी कितना चल रहा है, 8, सो n-1 इज इक्वल टू 256, तो 8 3 24 1 to 8, तो n ऐसे मतलब ऐसे टोटल r कितने दिखे आपको, 33। क्लियर है। तो ऐसे 33 r आप लोगे तो उसकी वजह से देखो, r आपने 0 रखा तो ये भी बिलोंग्स टू आ गया, r आपने 256 रखा तो भी बिलोंग्स टू आ गया, मतलब ये भी अपने आप सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो मतलब आप यहां से सीख गए, क्या सीख गए, कि जितने r उतनी टर्म, तो कितनी टर्म, तो r जितने उतने, r कितने थे, तो r आप लोग लाए थे 33 डिफरेंट r, तो इसकी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी होगी, 33। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जनरल टर्म लिख देनी है, फिर उसकी जो इंडेक्स होगी उसको आप रेशनल मतलब के 0 से 1 वाले 2 वाले 3 वाले मतलब कि n यूनियन 0 में दिखाओगे, तो वहाँ से आपको नंबर ऑफ r जो मिलेगा वो आपका इंटीग्रल टर्म्स आएगा। इसी में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा, फाइंड नॉन इंटीग्रल टर्म्स। तो इसका जब आप एक्सपांसन करोगे ना तो टोटल टर्म आएगी 257, टोटल टर्म कितनी आएगी 257, उसके अंदर से इंटीग्रल टर्म कितनी आएगी 33, तो नॉन इंटीग्रल टर्म्स कितनी आएगी 257 माइनस 33, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी आप दिमाग में लेके जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज पॉजिटिव द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये भी बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है। हम लोगों ने लास्ट सेशन में रेशनल इंडेक्स का एक्सपांसन सीखा था, उसके अंदर हम जानते हैं कि जो कॉम्बिनेशन वाले टर्म होते हैं NC1, तो NC1 नहीं लिखते हैं, n लिखते हैं, NC2 तो उसको n-1/2 फैक्टोरियल लिखते हैं, NC3 n-1 n-2/3 फैक्टोरियल लिखते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N ना हो तो भी हर किसी के लिए चल सकता है वो। तो हम लास्ट सेशन से सीख के आए हैं, अब वो हम अपडेट हैं, हमारे पास वो नॉलेज है। तो मान लो
कि जो पूछा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो इसकी r+1 टर्म है, अपने लिए तो दुनिया में एक ही चीज है, तो r+1 टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर NCR, हाँ, a⁻n−r b⁻r, लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स है वो डजंट बिलोंग्स टू n है, तो NCR को हम कैसे लिखेंगे, n के r स्टेप, तो पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, r स्टेप ना, तो ये rवां स्टेप अपॉन r फैक्टोरियल 1 एनीथिंग और यहाँ पे x⁻r, क्लियर। अब आपको ये भी बोला है कि x तो जो है ना वो पॉजिटिव है, मतलब ये बंदा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनीथिंग पॉजिटिव ही आएगा, और आपको ये बंदा है ना वो नेगेटिव बताना है, तो अल्टीमेट ये अगर नेगेटिव हुआ तो आपको नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव कब होगा, तो समझ लो कहीं पे होता होगा, तो ये उसका जनरल है, तो इन शॉर्ट अगर n-r+1 नेगेटिव हुआ तब ये नेगेटिव होगा। n कितना चल रहा है, n चल रहा है 27/5, सो ये 27/5 + 1 -r <0, तो 25 5 7 32, तो -r -32/5, इन शॉर्ट r इज ग्रेटर देन 32/5, तो ये अराउंड r इज ग्रेटर देन 6.4, तो आपको r पता ही था कि r बिलोंग्स टू क्या होता है, n यूनियन 0 बोल सकते हो, तो 6.4 से जस्ट बड़ा n का कौन सा नंबर हुआ, 7, तो r 7 के लिए, तो यहां पे r के बदले 7 रखो, तो कौन सी टर्म नेगेटिव मिली, तो 8 टर्म, तो आंसर क्या आएगा, 8 टर्म। बहुत कुछ सीखने लायक ये क्वेश्चन था, मेरे को विश्वास है कि आप लोग इसके अंदर से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आप जरूर एडप्ट कर लोगे, सीख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/, मतलब यहाँ पे आप अगर आप मतलब देख रहे हो तो ये 1 नहीं है, ये है 2 - 1/1 × 2, माइनस ये 1 थोड़े है, ये 3 - 2/2 × 3, ये 1 थोड़े है, ये 4 - 3/3 × 4, ऐसा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन शॉर्ट देखो, इसके नीचे दोनों तो ये 1, माइनस इसके नीचे दोनों तो ये 1/2, माइनस इसके नीचे दोनों तो ये 1/2, इसके नीचे दोनों तो ये प्लस में चला गया 1/3, यहाँ पे देखो तो ये प्लस में चला गया 1/3, ये माइनस में चला गया 1/4, ऐसा आगे माइनस में जाएगा +1/5, ऐसा इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है। तो ये 1, यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि ये -2/2 है, तो -2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 1/2, समझिएगा, ये हो गया -1/3, ये हो गया +1/4, ये हो गया -1/5, ऐसा इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है। आपको इसका आंसर देना है, क्लियर। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं तो मैंने लास्ट सेशन में आपको इनफाइनाइट सीरीज सिखाया था, और उसके अंदर आपको मैंने log 1 + x सिखाया था, याद है क्या, log 1 + x क्या होता था, log 1 + x, तो आप बोलोगे सर वो तो हमें आता है, क्या होता था, तो होता था, आप चाहो अगर डायरेक्टली प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, किस तरह से, तो आप ओरिजिनल बेसिक के साथ चले जाओ, यहाँ पे वापस आपको मैं कंसेप्ट दे देता हूँ, f(a + h) इज इक्वल टू f(a + h) इंटू f'(a + h²/2 फैक्टोरियल इंटू f'(a + h³/3 फैक्टोरियल इंटू f'(a), ऐसा चलता जाएगा। तो फॉर log ऑफ 1 + x के लिए, अब यहाँ पे a को आप 0 मान लो, तो आपको यहाँ पे f(h) मिल जाएगा, तो वो आपका मिलेगा f(0 + h f'(0 + h²/2 फैक्टोरियल f'(0), इस तरह से, ठीक है। तो log 1 + x ये आपका f(x) होगा, तो f'(x) होगा आपका 1/1 + x, मैंने log को ही क्यों पहचाना तो वो मैं आपको बता दूंगा, f'(x) होगा -1/1 + x का होल स्क्वायर, f'(x) क्या होगा, ये होगा 2/1 + x का क्यूब। अब इसके अंदर x के बदले आप 0 रखो, तो आपको f(0) जो log 1 क्या मिल गया, 0, f'(0) तो आपको मिल गया 1, f'(0) तो आपको मिल गया -1, f'(0) तो आपको मिल गया 2, क्लियर। इसके अंदर आप अगर ये चीज रखते हो तो ये log ऑफ 1 + h, तो आपको मिले क्या मिला, f(0) जो 0 है ना लिखो चलेगा, h f'(0) जो आपका 1 है, h²/2 f'(0) जो -1 है, तो -h²/2, फिर आएगा
यहाँ पे प्लस h³/3, फिर आएगा माइनस h4/4, ऐसा दिखा। ये क्या दिखा? log 1 + h। आपका जो क्वेश्चन था ना वो भी वैसा ही था। देखो 1/2 -1/3 +1/4 -1/5, वापिस आ जाओ 1/2, समझिएगा 1/2 +1/3 -1/4, मतलब ऐसा ही चलता जा रहा है, दिख रहा है। खाली एक चीज की कमी है, देखो यहाँ पे -1/2, ये माइनस को आप अंदर भेज दो, इस माइनस को आप अंदर भेज दो, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे +2 कर लो, ये माइनस अंदर चला गया तो ये -1/2 +1/3 -1/4, ऐसा चलता गया। वापिस इसके साथ कोरिलेट करो। आपको पहले h चाहिए था, h का मतलब 1 चाहिए था, h का मतलब क्या चाहिए था? 1। तो आपने यहाँ पे 1 ऐड किया तो अल्टीमेट आप 2 ऐड किए तो यहाँ पे -2 कर लो, ऐसा सेटल कर लो। अगर ऐसा सेटल किया तो ये 1 - 2 तो इधर आ गया -1, और ये तो आपकी फॉर्मूला हो गई, किसकी फॉर्मूला हो गई? 2 टाइम log ऑफ 1 + h की, किसकी? 2 टाइम log ऑफ 1 + h, h के बदले क्या चल रहा है? 1। तो आप ऐसा लिख सकते थे। आया समझ में? पिछला सेशन भी ध्यान से देख लेना और ये देखो तो आपको इजी लग जाएगा। अगर ऐसा इजी लगा तो ये log 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया log 4 -1, तो मतलब माइनस लोगे तो आपका आंसर था log 4/e। log 4/e यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है। लोग ऐसे क्वेश्चन से कतराते हैं। आप अगर ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं तो मतलब अपने आप कई सारे आपके कॉम्पिटिटर से बहुत आगे चल रहे हैं। बस ये आशा है कि आप मेरी बात मान रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं अपने। f(x) भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। भाई कोई एक फंक्शन है, सेकेंड डिग्री का फंक्शन है, तो मतलब कि उसको मैंने मान लिया कि वो ax² + bx + c टाइप का है। देखते हैं क्या बोला। f(1) = f(-1) है, f(1) = f(-1) है, 1 रखा तो a + b + c = -1 रखा तो a - b + c, सही है ना। तो c a c कट गए तो b आपको मिल गया 0। तो आपका अभी जो फंक्शन है वो मिला ax² + c। ओके, आपको बोला गया है ए बी सी आर इन ए पी, तो एफ डैश के लिए बातचीत कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स आपका हो गया 2ax, सिंपल सी बात है। तो एफ डैश ए आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ए का कंफ्यूजन चल रहा है, तो इसको कैपिटल है, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी मानते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल बी 0 हो रहा था, तो ये आपका कैपिटल है, ये कैपिटल सी है, तो ये आपका कैपिटल ए चल रहा था, राइट। ओके, तो एफ डैश ए तो वो आएगा 2aa, एफ डैश बी तो आएगा 2ab, और एफ डैश सी तो आएगा आपका 2ac। क्लियर? क्या कहानी है यहाँ पे? तो आपको बोला है कि ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी एपी में है तो इसको मैं किसी मल्टीप्लायर से मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी उनकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी। तो ये किस में होंगे? ये भी एपी में होंगे। और अगर ये एपी में हुए तो वही तो एफ डैश है, एफ डैश बी, एफ डैश सी थे, तो वो किस में होंगे? एपी में होंगे। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आप लगा सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 आर बोथ इन जीपी। x1 x2 x3 और y1 y2 y3 जीपी में है विद द सेम कॉमन रेशियो। तो इनका कॉमन रेशियो मैं r मान के चल रहा हूं, तो इनका भी कॉमन रेशियो r होगा। तो सिंपल सी बात है कि x2 को मैं x1 r लिखूंगा और x3 को मैं x1 r² लिखूंगा। वैसे ही y2 को मैं y1 r लिखूंगा और y3 को मैं y1 r² लिखूंगा। बेसिक फंडा जीपी का सबको आता है। आगे देन द पॉइंट, तो आपको पॉइंट पूछे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये किस पे हैं? क्या ये स्ट्रेट लाइन पे हैं? क्या ये इलिप्स पे हैं? क्या ये सर्कल पे हैं? क्या ये ट्राइंगल पे हैं? सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है लाइन या तो ट्राइंगल पहले जज कर लिया जाए। कैसे पता चलेगा? तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ mod d। अगर d 0 हो गया तो मतलब ट्राइंगल नहीं बना, तो क्या हुआ? लाइन हुआ। और अगर d 0 नहीं हुआ तो क्या बना? ट्राइंगल बना। d का मतलब पॉइंट 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 1 1 1। तो मैंने इनके लिए डिटर्मिनेंट चेक करने का सोचा। तो पहला पॉइंट है आपका x1 y1, तो ये मैंने x1 y1 लिख दिया। दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो वो हो गया आपका x1 r और y1 r। तीसरा पॉइंट है x3 y3, तो वो हो गया आपका x1 r² और y1 r², और ये हो गया 1 1 1। अब सोचो, आप यहाँ से x1 कॉमन ले लोगे, आप यहाँ से y1 कॉमन ले लोगे, तो ये 1r r², 1r r², मतलब कि आइडेंटिकल रो हो जाएगी, आइडेंटिकल कॉलम हो जाएगी इन शॉर्ट।
तो आइडेंटिकल कॉलम अगर डिटरमिनेंट्स दिखता है तो आंसर क्या आता है उसका 0, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था 0। और अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 आई तो मतलब वो पॉइंट ट्राइंगल नहीं मेट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है। और कोलिनियर पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो कुछ लोकस का क्वेश्चन इस वे से भी आप चाहो तो सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। The sum of the radii of inscribed and circumscribed circle for an n-sided regular polygon of side A. A साइड वाले, A लेंथ वाले, A जिसकी साइड लेंथ हो वैसे n साइड वाले पॉलीगॉन के अंदर इंस्क्राइब्ड सर्कल की इन रेडियस और सर्कल की सर्क्यूम रेडियस का सम कितना होगा, मतलब आपको r प्लस r पूछा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मैं एन साइड की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये फिगर आप जरूर जानते होगे, इसको आप केमिस्ट्री में बेंजीन बोलते हो, ठीक है। इसका अगर मान के चलो कि इन सर्कल की बात अगर करने का मन हुआ तो वो आपका सर्कल कुछ फिल करो, ना दिखे तो भी कुछ ऐसा होगा, ऐसा मान के चलो। और ये लेंथ जो है, ये लेंथ कितनी है, ए है, तो ये उसका इन सेंटर हुआ। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन है, सर्क्यूम सर्कल की बात करनी हो तो मान के चलो कि ये उसका सर्क्यूम सर्कल हुआ, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगॉन है तो मतलब इन सेंटर या सर्क्यूम सेंटर को तो मैं सेम मानूंगा। मान लो कि उतना डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये जानूंगा कि ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। ये तो क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर। अब देखो, सर्कल का टोटल एंगल होता है 2 पाई। सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई। अब अगर ये 6 साइडेड है तो ये एक यहां पे बनाएगी, यहां पे मैं अलग से आपको ये फिगर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कि ये सेंटर है, तो ये एक हिस्सा हुआ, ये दूसरा हिस्सा हुआ, तीसरा हिस्सा हुआ, चौथा हिस्सा हुआ, पांचवा हिस्सा, 6 हिस्सा। तो पूरे सर्कल को 6 इक्वल हिस्सों में, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, 6 में डिवाइड किया। 6 में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये 6 साइडेड पॉलीगॉन था। अपने क्वेश्चन में n साइडेड पॉलीगॉन दिया है, तो इतना हिस्सा यहां पे इतना हिस्सा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 पाई को n से डिवाइड करेगा, उतना होगा, क्लियर। अब देखने जाओ तो ये सर्क्यूम सर्कल की बातचीत करें तो ये उसकी एक कोड हुई, ये सेंटर से कोड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये अगर ये टोटल था तो ये कितना है, उसका आधा, तो ये हो गया a/2। और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे है राइट एंगल, तो बस इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने जूम किया, ठीक है। ये आपका कैपिटल आर था, ये आपका स्मॉल आर था, ये आपका a/2 था, और ये था आपका राइट एंगल। अब ये इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड किया ना, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या बोली कि टोटल एंगल 2π/n था, तो इतना एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर π/n, उसका आधा। क्लियर सी बात थी। और अगर आप यहां पे ऐसा बोले तो आपको r प्लस r जानने में इंटरेस्ट है, तो इस एंगल का ये एडजेसेंट साइड है और इस एंगल का ये हाइपोटेनियस है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर लो क्या है, और ऑपोजिट का यूज करना है। तो एक बार आप ऑपोजिट बाय एडजेसेंट मतलब कोट थीटा अप्लाई कर लो, कोट π/n, तो होगा r/a/2, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस ऑपोजिट। और एक बार आप अप्लाई कर लो कोसेक π/n, तो कोसेक π/n तो मतलब हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट। तो यहां से आपको r मिल जाएगा, कितना मिला, a/2 cot π/n, और कैपिटल R मिल गया, वो भी कितना मिला, a/2 कोसेक π/n। π/n को आप थोड़ी देर के लिए थीटा बोलो, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है r प्लस r, तो उसमें से a/2 कॉमन, आपको मिला कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आता हो तो ये दोनों के नीचे आ तो गया साइन थीटा, ऊपर आ गया 1 प्लस कोस थीटा। तो ये a/2 दुनिया जानती है, 1 प्लस कोस का मतलब 2 कोस स्क्वायर आधा, और साइन का मतलब 2 साइन आधा इंटू कोस आधा। तो यहाँ पे 2 कोस कोस कट गया, तो इन शॉर्ट आपको मिला a/2 कोस अपन साइन मतलब कोट आधा। तो आपका जो फाइनल आंसर था वो होना चाहिए था a/2 कोट थीटा बोले थे π/n को, तो उसका आधा π/2n। तो आपका आंसर होना चाहिए था a/2 कोट π/2n, जो आपको ऑप्शन बी में दिखा। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए था आपका, ऑप्शन बी। तो मतलब कुछ ऐसे भी बाउंसर्स आएंगे, उसको आपको हैंडल करना आता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अगर आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फ्यूचर में इस टाइप के बाउंसर क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, मुझे भरोसा है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ ट्राइंगल ABC
ये तो बचपना हो गया भाई। ए cos स्क्वायर सी को अपने गांव में 1 प्लस कोस डबल डिवाइड बाई 2 बोल देते हैं। सी cos स्क्वायर ए को अपने गांव में 1 प्लस कोस डबल डिवाइड बाई 2 बोल देते हैं। इज इक्वल टू चल रहा है 3b/2। ये 2 टाटा हो गया सबके साथ, तो ये हुआ a प्लस ए कोस सी प्लस ये c प्लस सी कोस ए इज इक्वल टू 3b। प्रोजेक्शन फॉर्मूला जानते हो, a कोस सी प्लस सी कोस ए b होता है, मतलब ये a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 3b। इन शॉर्ट a प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 2b। तो ये मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट को क्या बोला जाता है, AP में। तो आपका आंसर आएगा ABC आर इन AP। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल की बात करनी है भाई, ABC कर लेते हैं। मीडियंस AD एंड BE आर ड्रॉन, AD और BE ड्रॉ किया गया। AD है 4, ये है 4, रख लेंगे यहाँ पे, लिखते जाते हैं। DAB है π/6, सोचिएगा DAB ये है π/6, अच्छी बात है। DAB है π/6, ABE है π/3, ABE है π/3, ओके। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होगा, ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होगा। सोचो मीडियन के लिए हम कौन सी सोच ला सकते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, वैसा कुछ हम कर तो सकते हैं। अब देखना, ध्यान से देखना, ये 60 है, ये 30 है, तो इसको 90 होना पड़ेगा, सिंपल। और अगर ये 90 हुआ, अगर मैं कुछ भी, मेरे को दिया क्या है, AD दिया है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। अब मैं अगर इतना निकाल लूं, इतना और इतना, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत तगड़ा लेवल लगाने का सोच रहा हूं, ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। आपको पता है 2 मीडियन का इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड बोला जाता है। सेंट्रोइड वर्टाइसिस की ओर से 2:1 में डिवाइड करता है 3 हिस्सों में। तो AD अगर 4 था तो उसका 3 हिस्सा किया, तो हर हिस्सा 4/3, उसका 2 हिस्सा यहाँ पे है, तो ये आपका 8/3 है और ये आपका 4/3 है। क्लियर? ये पहली चीज जो आपको समझनी थी, जो आपने समझी। अब देखिए यहां पे अगर आप ये चीज निकाल लेते हो तो आपका काम हो जाता है। आपको ऑपोजिट साइड दिया है, सोचिएगा ये दिया है, ठीक है, ये राइट एंगल है, तो आपको ये जानने में इंटरेस्ट है, तो ये आप यहां पे 10 π/3 लगा लो, 10 π/3 √3 हुआ, इज इक्वल टू ऑपोजिट, तो मतलब 8/3 अपन एडजेसेंट, तो मतलब BG। तो आप BG को 8/3 √3 बोल सकते थे, ये आपका मिल गया है 8/3 √3। सोचिएगा अगर 2 हिस्सा 8/3 √3 है तो एक हिस्सा 8/6 √3 है, तो टोटल हिस्सा ये 2 हिस्सा प्लस 1 हिस्सा होगा। क्लियर? और अगर ये होगा तो ये टोटल, यहां पे एलसीएम ले लो 6 √3, तो 16 8 24। क्लियर? तो ये इन शॉर्ट 4/√3 होगा। तो अगर ये BG अपने को मिल गया यहां पे, ठीक है, BG अपने पास है, कितना है 4/√3। BG क्या, ये टोटल, ये है अपने पास 4/√3। तो एक ट्राइंगल बना ABE, इसका एरिया क्या, तो हाफ बेस मतलब BE इंटू हाइट मतलब AG। तो ये हाफ BE अभी तो लाए थे, कितना लाए थे 4/√3 इंटू AG कितना था 8/3, वहां पे लिखा ही है 8/3, तो 2 2 जा, तो ये आपको मिला 16/3 √3। अब ये मीडियन है तो वो पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो आपका पूरे ट्राइंगल का एरिया इसका डबल होगा। तो मतलब आपका आंसर था 32/3 √3 टाइप का। यहाँ पे 3 √3 का थोड़ा सा मतलब √3 वाली चीज का यहाँ पे कमी आ रही है, तो एक बार कहीं पे ये √3 जहाँ से जनरेट हुआ है वहाँ से देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो पूरा कंसेप्ट किया था वो कंसेप्ट क्या था, तो देखो ये आपको टोटल 4 दिया है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो 4/3, एक हिस्सा, तो ये 2 हिस्सा 8/3, ये 4/3, इतना तो चलो राइट है। आपको बोला है ये π/6 है, आपको बोला है कि ये π/3 है, तो 30 60 90, तो ये अपने आप 90 हो गया, राइट एंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकता हूँ,
तो यहाँ पे मैंने 1060 लगाया, 1060 क्या हुआ तो √3, 1060 क्या हुआ तो √3 इज इक्वल टू ऑपोजिट जो आपको 8/3 वहाँ से दिख ही रहा है अपॉन एडजेसेंट, 10 का मतलब ओप्पो बाय एडजेसेंट, तो ये हो गया आपका बीजी, तो यहाँ से बीजी आपको मिला 8/3√3। जैसे ही बीजी ओके 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 ओके, लेकिन ऊपर भी √3 को यहाँ पे रेशनलाइज करने का कोई तरीका इन लोगों ने दिया नहीं है, ये बीजी मिला 8/3√3। अब आपको पता है कि ये दो हिस्सा 8/3√3, 2 हिस्सा 8 तो हर एक हिस्सा 4/√3, तो टोटल हिस्सा 12/3√3, तो इन शॉर्ट 4/√3, ये आपको मिला 4/√3। ठीक है, तो इसका एरिया तो हाफ, ये 4/√3 इंटू हाइट तो 8/3, तो 2 2 तो ये 16/3√3, तो टोटल एरिया इसका डबल तो 32/3√3। यहाँ पे ये लोग मान के चलो कि √3 नहीं बोले हैं, कुछ मेथड इस तरह से, मतलब मेथड राइट है, क्वेश्चन तो फिर आते जाते रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मानूं, तो मैं जानता हूं कि अगर साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना तो थीटा बिलोंग्स टू मिलता है मुझे -π/2 से π/2, सिंपल सी बात है। अगर मैंने इसको थीटा माना तो ये हो गया θ/2, इधर आ गया साइन θ/2, आपका ए आया, आपको ए के बारे में ही पूछा है। तो अगर थीटा इतना है तो θ/2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर -π/4 से π/4। आप अगर इसमें साइन लगाओगे तो साइन θ/2 कितना होगा, तो साइन -π/4 -1/√2 से 1/√2। क्लियर है, तो ए इन शॉर्ट साइन θ/2 ही तो ए था, तो ए आपको मिला कितना मिला -1/√2 से 1/√2। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो mod a लेस देन और इक्वल टू 1/√2, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो आपका आंसर आना चाहिए था mod a लेस देन और इक्वल टू 1/√2, तो हरगिज ये इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे √2 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं है, ये तो हरगिज ही नहीं है, ये भी नहीं है। इसका एक्यूरेट आंसर ये था। तो जब किसी टाइप इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ग्रेस में गिना जाएगा, लेकिन इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो आपके मतलब कि यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए था। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, उसका 4 हिस्सों में डिवाइड किया, उसके 3 हिस्सा कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक पॉइंट है 40 मीटर की दूरी पे, ओके, वो एंगल काट रहा है। कितना एंगल काट रहा है, ये अगर अल्फा है तो आपको अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 दिया है। क्लियर, अब पॉसिबल हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, तो इसकी हाइट बताओ। मान लो कि जो पूछा है उसको मैंने h माना, तो ये h/4 है और ये 3h/4 है कहानी के हिसाब से। इसको मैं मान के चल रहा हूं थीटा, क्या मान के चल रहा हूं, थीटा, सिंपल सी बात। तो कॉमन सा लॉजिक यहां पे लगा, यहां पे ये अल्फा प्लस थीटा अगर कोई लगाता है, tan अल्फा प्लस थीटा, तो उसको मिला ऑपोजिट साइड, मतलब कि h एडजेसेंट 40। बट tan अल्फा प्लस थीटा दुनिया जानती है क्या होता है, ये होता है tan अल्फा प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan थीटा। क्लियर सी बात है, इज इक्वल टू ये मिला आपको h/40। आप यहाँ छोटे से ट्राइंगल में tan थीटा गिन सकते थे, tan थीटा कितना होता, तो h/4/40 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो tan थीटा आपको मिल जाता है h/160। तो बस चीज़ों को आप यहाँ पे रखो, tan अल्फा आपका 3/5 है प्लस tan थीटा आपका है h/160 अपॉन 1 माइनस 3h/800। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये आपको चल रहा है h/40। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 16 16 3 48 480 प्लस 5h अपन 800 माइनस 3h इज इक्वल टू h/40। तो चाहो तो ये 40 को आप इधर भेज दो, तो अगर आपने 40 को इधर भेज दिया तो ये 2 0 हो गए, 2 0 हो गए यहाँ पे। 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करा रहा है, प्लस 200h
इज इक्वल टू 800h माइनस 3h²। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक बना लो आप। तो ये 3h² माइनस 600h प्लस 19200 इज इक्वल टू 0। यहां से 3 चाहो तो कॉमन ले लो, तो h² माइनस 200h 3 6 18 3 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे h इज इक्वल टू कितना, तो आप ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हो। h के बदले अगर आप मान लो 20 रखे तो वो 400 हुआ, वो 20 रखे 4000 हुआ, तो 68 माइनस 4000, तो ये 20 तो है नहीं। अब 40 रख लो तो ये 1600 हुआ, तो 6400 1600 हो गया आपका 8000। 40 रखे तो यहाँ से भी 8000 हो गया, तो आपका आंसर था 40 मीटर। तो ऐसा कुछ आप कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। द रियल नंबर x when added to its inverse gives the minimum value of the sum। तो अगर किसी नंबर में उसका इनवर्स ऐड किया जाए, सुनिएगा ध्यान से, तो आपको पता है कि वो 2 या 2 से बड़ा होगा या तो -2 या उससे छोटा होगा। जब आप ये वाला केस लेके चल रहे हो तो ये आपका मिनिमम वैल्यू वाला केस है, और जब ये वाला केस लेके चल रहे हो तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू वाला केस है। द रियल नंबर x व्हेन एडेड टू इट्स इनवर्स गिव्स द मिनिमम वैल्यू। तो आपको ये वाला केस लेके चलना है। तो मिनिमम वैल्यू x की कौन सी वैल्यू के लिए निकल रही है, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 1 के लिए 1 + 1/2 हो सकता है। तो ये x इक्वल टू व्हाट, तो आंसर आएगा आपका 1। आइडेंटिटी है, बचपन से पढ़ाई जाती है, सबको याद होगा। जब ये क्वेश्चन आया था तब इस पे मतलब क्वेश्चन बने थे, मतलब कि सर आंसर -1 होना चाहिए, आंसर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में यही आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन अपने को देख रखा है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है। f(1) 7 है, x के बदले 1, y के बदले आप 0 रख सकते हो। तो f(1) आपको यहाँ पे 7 है। f(2) कितना होगा, तो x और y दोनों को 1 1 रखो, तो 7 + 7 मतलब कि 2 × 7। f(3) कितना होगा, तो x के बदले 2, y के बदले 1 रख लो, तो ये 2 × 7 1 × 7, तो ये हो गया 3 × 7। तो f(n) कितना होगा, समझ गए होंगे, n × 7। सिंपल सी बात। आपको पूछा है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f(r), तो r की वैल्यू रखते जाओ। तो आपको पूछा है f(1) + f(2) + f(3) कहाँ तक, तो n तक। तो आपको पूछा है f(n). तो इन शॉर्ट ये आपको पूछा है 7 + 2 × 7 + 3 × 7 अप टू n × 7। तो आप इसमें से 7 कॉमन ले लो, तो ये 1 + 2 + 3 अप टू n की बात हो रही है। तो ये 7 कॉमन ले लिए, ये जानते ही हैं n/2 n + 1 होता है। तो आपका आंसर था 7 n/2 n + 1, जो ऑप्शन डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। यहां पे वापिस मुझे वही फील आ रहा है। कौन सी फील आ रहा है, तो देखो इसमें फैक्टोरियल चल रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये गारंटी के साथ देता हूं कि e⁻x वाला टाइप का है। फैक्टोरियल में तो यही होता है, लेकिन आपको यहां पे इनफाइनाइट के बदले n तक सीमित कर दिया और फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो मेरे को वो इनफाइनाइट सीरीज सोचने की जरूरत नहीं है, बच गए। ठीक है, f(x) आपको दे के रखा है, क्या है, x⁻n। तो f'(x) आपको पता चलेगा n x⁻n-1, f'(x) आपको पता चलेगा n n-1 x⁻n-2, f'(x) आपको पता चलेगा n n-1 n-2 x⁻n-3। ऐसा चलता जाएगा। अब आपको x के बदले भाई ऑप्शन में 1 रखना है। अगर x के बदले 1 रखोगे तो 1⁻n 1 आएगा। f' में 1 रखना है तो ये n आएगा, n/1। ओके, फिर प्लस करके f" में रखना है तो n n-1/2 आएगा। माइनस करके इसके अंदर रखना है तो n n-1 n-2 बाय, यहाँ पे फैक्टोरियल चल रहा है, ऐसा आएगा। तो अल्टीमेट देखो ये आपका NC 0 हुआ, ये हुआ NC 1। हरी सब्जी खाओगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, बाकी तो चांस कम है कि आप ये चीज़ पहचान पाओ। ऐसा आपको दिया है, मतलब यहाँ पे माइनस समझ के चलो, जो भी बनता हो।
तो आपको ये ऑलवेज पता होता है, क्या पता होता है कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 का जो आंसर आएगा वही आंसर NC1 प्लस NC3 बाइनोमियल के स्टार्टिंग में ये सारे प्रूफ कराए जाते हैं। ये दोनों सेम होते हैं, तो अगर ये दोनों सेम है तो उनका डिफरेंस अगर कोई बंदा निकाले तो आंसर क्या आएगा? 0। तो आपको उसका डिफरेंस ही पूछा था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? 0 है क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, बस हो गया भाई, अब क्वेश्चन अच्छे हो गए। डोमेन पूछ लिया, यहां से आपको पता चला कि x जो है ना वो प्लस और माइनस 2 के अलावा आप रखोगे, नहीं तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो वैसे ऑप्शन में वही बातचीत भी बताई है कि आप प्लस और माइनस 2 मतलब ये 1 2 तो वैलिड है, यहाँ पे -1 0 1 2 वैलिड है, 1 to 2 इन्फिनिटी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चला कि अंदर जो बैठा होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो x ये x - 1 और ये x - 2 ग्रेटर देन 0 हुआ, वे भी कर लगा लिया आपने। एक है आपके पास 0, एक है आपके पास 1, एक है आपके पास 2, ये प्लस माइनस आपको चाहिए प्लस, तो इतना चाहिए, तो आपका आंसर 0 से 1, ओके। यहाँ पे x² - 1, तो ये x कॉमन, तो x² - 1, तो x - 1 और ये x + 1 है। यहाँ पे वेविक का क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों ने रॉन्ग एज्यूम किया था, यहाँ पे वेविक कर फिर से अपने बना लेते हैं। यहाँ पे आपका -1 है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, प्लस माइनस, आपको प्लस चाहिए था तो इतना चाहिए था, तो एक आएगा -1 से 0, यहाँ पे है, ये गया, ओके। फिर आएगा 1 to इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये भी गया, तो एक ही बचा। यहाँ पे ब्रेक क्यों किया? क्योंकि 2 हम नहीं ले सकते हैं उसकी वजह से। तो ये कुछ ऑप्शन से हम फास्ट आंसर ला सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बचपन से बताया गया कि 1 - 10 और 1 + 10 को 10 π/4 माइनस जो दिया है वो बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी शादी करने के लिए यार π/4 - x/2 तो चाहिए था। फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको दिया है 1 - sin x, तो 1 - sin को आप cos π/2 - x बोल सकते हो। तो इसकी शादी करने के लिए आपको π/2 - x का होल स्क्वायर चाहिए था, क्लियर है। तो आपने ये एज इट इज लिखा, आपने ये एज इट इज लिखा, यहां पे आपको कुछ यहाँ पे नई चीजें लाए आप। तो यहाँ पे क्या किया आपने? तो ये एक तो सबसे पहले इसको आप 3 बार सोच लो। तो पहली बार में आप इसमें से 4 कॉमन ले रहे हो, तो ये π/4 - x/2 बना। दूसरी बार में यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हो तो π/2 - x बना। तीसरी बार में भी 2 कॉमन, तो 4। तो मतलब जैसा दिया था वैसा बैलेंस हो गया है। और जैसे ही ये बैलेंस हो गया तो आप देखें कि ये tan θ/θ, थीटा टेंडिंग टू 0। अगर x π/2 की ओर तो x/2 π/4 की ओर, तो π/4 - x/2 0 की ओर, तो ये 1 हो गया। अगर x π/2 की ओर तो π/2 - x 0 की ओर, तो ये 1 - cos θ/θ², जिसका आंसर 1/2। और ऑलरेडी 1/16 तो चल ही रहा है, तो 1/16 × 1 × 1/2, तो फाइनल आंसर 1/32। इसके अंदर मैंने एक बहुत तगड़ी सी फॉर्मूला अप्लाई की है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो यहाँ से सीख लो। 1 - cos θ/θ² दिख जाए तो इसका आंसर 1/2 आता है। राइट नाउ इस क्वेश्चन का आंसर है 1/32। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ये तो वही पुरानी सी बात है, x के बदले 0 रख दिया बंदे ने, तो log 3 - log 3 ऊपर हो गया, 0 नीचे हो गया, 0 0/0 फॉर्म। मतलब हम क्या कर सकते हैं? एल-ऑपिटल लगा सकते हैं। चलो एल-ऑपिटल लगाया तो इसका हुआ 1/3 + x, x का हुआ 1 माइनस इसका हुआ 1/3 - x, और माइनस x का हुआ -1 अपन x का हो गया 1। अब यहाँ पे x के बदले 0 रख लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो गया आपका 1/3 माइनस प्लस, ये हो गया 1/3। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 2/3 दिया है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। f and gn exist, they are not equal to same, and further if f a g a k and limit this। अब देखो f a g a है ना, कांस्टेंट है, x के बदले a रखो तो f a g a, यहाँ पे -GF है, -FA प्लस GA, मतलब बात एक है, यहाँ पे GA - FA, ठीक है। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे GA - FA, ठीक है। मैंने क्या किया? एल-ऑपिटल लगा दिया। जैसे ही मैंने एल-ऑपिटल लगाया तो ये f ऑफ a तो कांस्टेंट था, g ऑफ x का हो गया g' x, और x के बदले a रखना था। f ऑफ a कांस्टेंट था, 0 हो गया।
यहाँ पे माइनस जी ऑफ ए एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन एफ डेस ए, जी ऑफ ए कॉन्स्टेंट था 0 हो गया, अपॉन जी डेस एक्स माइनस एफ डेस एक्स, और एक्स के बदले रखना है ए, इज इक्वल टू आएगा कितना 4। चीजों को अगर हम रखते हैं तो हमें एफ ऑफ ए जी ऑफ ए के दिया है, तो ये के यहां से मैं कॉमन ले लूं, एफ ऑफ ए भी के, जी ऑफ ए भी के, तो ये जी डेस है माइनस एफ डेस है, नीचे भी जी डेस है माइनस एफ डेस है, कट गया, इज इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू अपने को मिल गई 4। तो ऐसा भी कुछ आप चाहो तो ड्यूरिंग एग्जाम लॉजिक लगा सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। द फंक्शन, बचपन से पढ़ाया गया यार, ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं? तो x के बदले माइनस एक्स लेने से आंसर की साइन बदल जाए, उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। देख लो आप, x के बदले आप माइनस एक्स ले लो, तो f ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो गया log ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दो, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। सिंपल है। तो उससे क्या होगा? तो ये लोग a प्लस बी ए माइनस बी एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे जो चल रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल। लोग 1 अपन एक्स को माइनस लोग एक्स बोला जाता है, तो ये माइनस लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका माइनस एफ ऑफ एक्स। और बाकी बचपन से ये पढ़ाया जाता है, इवन बोर्ड लेवल पे भी पढ़ाया जाता है कि लोग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑड फंक्शन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूटी चेक करने को बोला है भाई, 0 पे चेक करने को बोला है। 0 पे कंटिन्यूटी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, पॉइंट वैल्यू जितनी होनी चाहिए, पॉइंट वैल्यू यहाँ पे 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो अगर मेरा x 0 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का एफ ऑफ एक्स खोजो, अगर x 0 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट का एक्स खोजो। अगर x 0 से छोटा है तो मोड x माइनस एक्स होगा, मोड x कितना होगा? माइनस एक्स। यहाँ पे प्लस मान के चल रहे हो तो ये प्लस 1 अपन एक्स माइनस 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन एक्स 0 ई रेस टू 0 1, तो आपका आंसर यहाँ पे x मिलेगा। सिंपल। अगर आपका x 0 से बड़ा है तो ये 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन एक्स, तो ये 2 अपन एक्स ई रेस टू माइनस 2 अपन एक्स, आगे चल रहा है x। क्लियर? सिंपल सी बात थी। अब अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट खोजोगे तो यहाँ पे x के बदले 0 लिख दो, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट तो डायरेक्टली क्या मिल गई है? 0। अगर आप राइट हैंड लिमिट खोजने की ट्राई कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट सोचिएगा, तो ये e रेस टू एक्स 0 की ओर जा रहा है, तो ये e रेस टू माइनस इंफिनिटी, e रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या होगा? तो e होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 1/2 रेस टू इंफिनिटी टाइप का, तो वो खुद 0 है, ये तो 0 ही है, तो ये टेंडिंग टू 0 मतलब 0 ही होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या हुई? सेम हुई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू भी सेम हुआ, तो मतलब मैं बोल दूंगा कि कंटिन्यूअस है हर जगह, कंटिन्यूअस है हर जगह, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स, तो कंटिन्यूअस तो हो गया। ठीक है, तो नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस कैंसिल हो गया, डिसकंटिन्यूअस कैंसिल हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो वापस मुझे वही काम करना है, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया। अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन और -2/x का 2 अपन एक्स स्क्वायर, तो ये 2 अपन एक्स स्क्वायर कंपल्सरी, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन 1। ओके, अब यहां पे मेरे को LHD RHD, LHD मतलब x के बदले यहाँ पे 0, RHD का मतलब इसकी लिमिट 0 के लिए चेक करो। तो यहाँ पे आप लोग चेक करते हो तो ये e रेस टू -2 अपन इंफिनिटी, अभी तो बोला था कि ये 0 के करीब जाएगा, तो ये आप मान के चलो 0 है। यहाँ पे प्लस ये 0, ये ऊपर 0 और नीचे 0, 0/0 फॉर्म यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा। ये 2 e रेस टू -2/x अपॉन x, ऐसा। इसकी लिमिट चेक करते हैं, इसकी लिमिट चेक करते हैं हम। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर ऊपर 0 नीचे 0, तो अगेन एल ऑर्बिटल, खाली इसके लिए मैं गिन रहा हूं, तो एल ऑर्बिटल लगा दूंगा, तो ये e रेस टू -2 अपन x, सिंपल, और -2 अपन x का प्लस 2 अपन एक्स स्क्वायर, तो ये 4 अपन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस x का क्या हो जाएगा? 1। तो आप यहां देखते जाओ तो ये ऊपर 0 हो गया, नीचे इंफिनिटी, 0/इंफिनिटी को आप
इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलते हो, इसका आंसर 0 आया, तो ये क्या हो गया 0। तो 0 प्लस 0 नीचे आया, 0 ऊपर आया 1, दोनों अलग अलग आए, LHD RHD डिफर आए। और आप बोल सकते हो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ इसका आंसर होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इफ द फंक्शन, एक आपको जबरदस्त फंक्शन देके रखा है, अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम एट p एंड q। आपको पता है कि कोई भी फंक्शन उसकी मैक्सिमा मिनिमा मतलब एक्सट्रीमा उसके क्रिटिकल पॉइंट पे अटेंड करता है, तो इसका बोलना है कि वो p और q पे अटेंड कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू p पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू q पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो थोड़ा सा फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी कर लेना तो पता चलेगा। तो ये हो गया आपका 6x², ये हो गया 18ax और ये हो गया 12s²। ठीक है, तो यहां से बंदे ने 6 कॉमन ले लिया, तो x² माइनस 3ax प्लस 2a²। तो ये 6 कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 2 है और ये x माइनस a चल रहा है। तो देख लो ये x², ये माइनस 3x प्लस 2a² हो गया। तो सेकंड डेरिवेशन का भी काम आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा डिसाइड करने के लिए। तो सेकंड डिफरेंशिएशन कर लिया, तो आपको मिला 12x माइनस 18a। आपने f डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 2a बना है, तो ये 24a माइनस 18a, तो इन शॉर्ट 6a। a के बारे में कुछ बोला है, a पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आया। तो ये जो 2a था ये मिनिमा था, तो ये आप समझ ही गए होंगे मैक्सिमा होगा, ना वेरीफाई करो तो भी। आपको क्या बोला है, अटेंस इट्स मैक्सिमम p, तो मतलब a p है एंड q, तो q 2a है। आपको बोला है p² इज इक्वल टू q, तो मतलब s² इज इक्वल टू 2a है, तो मतलब a इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो 2 आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है सी में। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो आपको आते होने चाहिए। और अब हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट समझिएगा। f ऑफ y e रेस टू y है, g ऑफ y y है, आपको f ऑफ t 0 टू t f ऑफ t माइनस, मतलब कि आपको एक फंक्शन यहाँ पे दिया है, वो है 0 से t f ऑफ t माइनस y इंटू जी ऑफ y dy। मेरे को ज्यादा नहीं पता चला तो मैंने क्या किया, y इज रिप्लेस बाय नीचे प्लस ऊपर, तो मतलब t माइनस y। तो यही मेरे को 0 से t ये f ऑफ y हो गया और ये g ऑफ t माइनस y हो गया dy। क्लियर है। अब f ऑफ y आपके पास था e रेस टू y, g ऑफ y था, तो g ऑफ t माइनस y क्या हो जाएगा, t माइनस y dy। तो आप एकदम रूटीन कर सकते थे इसका इंटीग्रेशन। आपको y के रेफरेंस पे इंटीग्रेशन करना है, तो t कांस्टेंट e रेस टू y का e रेस टू y माइनस, आप चाहो तो यहाँ पे uv अप्लाई कर सकते थे, या तो आप यहाँ पे 0 से t बोल दो, माइनस करके ये 0 से t y e रेस टू y dy। आप यहाँ पे uv अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पहले इसका आंसर ला देते हैं, y के बदले t रखा तो ये t e रेस टू t, माइनस 0 रखा तो माइनस t, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस, आपको ये रूल हरगिज पता होगा, e रेस टू x f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है e रेस टू x ब्रैकेट में f ऑफ x माइनस f डैश x प्लस f डबल डैश x, ऐसा करते जाने का 0 तक मुलाकात ना हो तब तक। तो मैं ये uv से ही आई हुई फॉर्मूला है जो आपको इस सेशन थ्रू सीखने को मिली है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, ये e रेस टू y बाहर ले लिया, y माइनस 1, उसके बाद 0 के साथ मुलाकात हो गई, तो इंटीग्रेशन फिनिश 0 से t। तो ये मैंने देखा, तो ये t e रेस टू t माइनस t तो चल ही रहा है, मैंने यहाँ पे t रखा तो ये हुआ e रेस टू t, यहाँ पे t माइनस 1, 0 रखा तो माइनस करके e रेस टू 0 1, 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1। क्लियर। तो फाइनल आंसर मेरे को मिला t e रेस टू t माइनस t, यहाँ पे माइनस में चल रहा था, ये माइनस t e रेस टू t प्लस e रेस टू t माइनस 1। तो ये t e रेस टू t यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपको मिला e रेस टू t माइनस t माइनस 1, e रेस टू t माइनस t, मतलब कि आप यहाँ से e रेस टू t माइनस कॉमन ले लो तो t प्लस 1 ये रहा। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस सेशन थ्रू आज आप 35 बेहतर लेवल के क्वेश्चन की स्टडी की है। हर छोटी से छोटी चीज़ जो बोली गई हो लेकिन लिखी ना गई हो वो भी आपने नोट डाउन किया है। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, एक ना एक दिन आपको इतना कॉन्फिडेंस जरूर जनरेट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप मतलब पूरी कंट्री के टॉपर हो। बस इसी आशा के साथ आज का सेशन हम यहीं पे
कंप्लीट करते हैं। फ्यूचर में वापस मुलाकात होगी जिसके अंदर और अच्छे क्वेश्चन की स्टडी होगी। बस रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।